नमस्कार। पढ़ाई विद गुरु चेला आप सभी का स्वागत करता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं लोक नीति के महत्व और प्रकार को। जानेंगे कि लोक नीति का महत्व क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और समझने का प्रयास करें लोक नीति के महत्व और प्रकार को। जैसे कि आपको पता ही है कि लोक नीति को अक्सर सार्वजनिक नीति भी कहा जाता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं सार्वजनिक नीति का महत्व, या फिर आप कह सकते हैं लोक नीति का महत्व। सार्वजनिक नीति किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह मुख्य रूप से जनता और उनकी समस्याओं से संबंधित है। सार्वजनिक नीति की भूमिका समाज की बेहतरी के लिए उसको आकार देना है। डब्ल्यू पार्सन्स सार्वजनिक नीति की भूमिका का वर्णन करते हुए कहते हैं, सार्वजनिक नीति के व्यापक उद्देश्यों में प्रबोधन, समाज में प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और सहमति, सामाजिक जागरूकता तथा वैधता का विकास शामिल है, न कि साधारण रूप से माल और सेवाओं का वितरण। इस प्रकार सार्वजनिक नीतियाँ लोगों की लोकतांत्रिक और राजनीतिक क्षमताओं में सुधार करने में संलग्न हैं, न कि सामान्यता सेवाओं के वितरण की क्षमता और प्रभावशीलता को लेकर। इसका यह भी अर्थ है कि सार्वजनिक नीति का एक सहभागी और लोकतांत्रिक चरित्र है। सार्वजनिक नीति की विकासात्मक की भूमिका भी है। अच्छी तरह से नियोजित नीतियाँ राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सामाजिक आर्थिक बदलाव के उद्देश्य से कई नीतियाँ तैयार की। योजना आयोग का गठन किया गया और पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गईं। कृषि विकास, औद्योगिक विकास, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास आदि के बारे में भी नीतियां तैयार की गईं। आज हम इन नीतियों का सकारात्मक परिणाम देख सकते हैं। सार्वजनिक नीतियों ने राष्ट्र निर्माण कार्य में भी भारत की मदद की है। भारत न केवल खुद को बाहरी आक्रमण से बचा सकता है, बल्कि अलग अलग समूहों, जाति, भाषाई और धार्मिक संप्रदाय को एकजुट रखने में भी सफल हुआ है। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में सार्वजनिक नीतियों ने सामाजिक आर्थिक विकास को प्राप्त करने और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद की है। जहाँ तक राजनीति शास्त्र के लिए सार्वजनिक नीति का महत्व है, तो थॉमस आर डाई उन्हीं वैज्ञानिक, व्यावसायिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए 3 कारण बताते हैं। सबसे पहला, सार्वजनिक नीति का अध्ययन किया जा सकता है ताकि इसकी उत्पत्ति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। प्रक्रिया जिनके द्वारा यह विकसित हुई और समाज के लिए इसके परिणाम। इसके बदले में राजनीतिक व्यवस्था और समाज के प्रति हमारी समझ में सामान्य रूप से वृद्धि होगी। सार्वजनिक नीति में पेशेवर उपयोगिता भी है। सार्वजनिक नीति के कारणों और परिणामों की समझ हमें व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक विज्ञान के ज्ञान को लागू करने की अनुमति देती है। तथ्यात्मक ज्ञान समाज की कुरीतियों को निर्धारित करने के लिए एक शर्त है। अगर निश्चित निर्णायक मूल्य वांछित हैं, तो यह सवाल कि कैसी राजनीति इन निर्णयों को सबसे अच्छे तरीके से लागू करेगी, एक तथ्यात्मक प्रश्न है जिसके वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, नीति अध्ययन पेशेवर सलाह दे सकते हैं। अंततः सार्वजनिक नीति की एक राजनीतिक उपयोगिता है।
यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र सही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सही नीतियों को अपनाए। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि राजनीतिक शास्त्र गंभीर सामाजिक और राजनीतिक संकट का सामना करने के प्रति खामोश या फिर नपुंसक स्थिति में नहीं हो सकता और राजनीति शास्त्री पर विशिष्ट सार्वजनिक नीतियों को आगे बढ़ाने का एक नैतिक दायित्व है। इस कार्य को राजनीतिज्ञों द्वारा सार्वजनिक नीतियों के ज्ञान के साथ पूरा किया जाता है। सार्वजनिक नीति ने समाज की बढ़ती जटिलता की प्रतिक्रिया में काफ़ी महत्व ग्रहण किया है। यह सरकारी गतिविधियों के कारणों और परिणामों को समझाने में मदद करता है। सार्वजनिक नीतियाँ न केवल सामाजिक कुरीतियों को समझने में मदद करती हैं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक प्रणाली को अतीत से लेकर भविष्य तक ले जाने के लिए उपकरण और तंत्र भी प्रदान करती है। ये था सार्वजनिक नीति का महत्व। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक नीति के प्रकार, जानने का प्रयास करते हैं कि सार्वजनिक नीति के कितने प्रकार होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि लोक नीति कितने प्रकार की होती है। राजनीतिक व्यवस्था में सरकार कई क्रियाकलापों का निष्पादन करती है। यह समाज के भीतर संघर्ष को नियंत्रित करती है। यह समाज को अन्य समाजों के साथ संघर्ष करने के लिए व्यवस्थित करती है। यह समाज के सदस्यों को बहुत प्रकार के प्रतीकात्मक पुरस्कार और महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है तथा करों के रूप में समाज से पैसे वसूलता है। थियोडोर लोवी 1964 सुझाते हैं कि नीतियाँ नियामक, वितरण और पुनर्वितरण की प्रकृति की हो सकती हैं और प्रत्येक प्रकार की नीति किसी विशिष्ट राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। विनियामक नीतियाँ अनिवार्य तकनीकों द्वारा व्यक्तिगत आचरण के नियमन और नियंत्रण से संबंधित है। ये नीतियाँ व्यापार के विनियमन, शिक्षा की गुणवत्ता, सुरक्षा उपायों और अन्य कई चीज़ों के साथ काम करती हैं। इस प्रकार के विनियमन को स्वायत्त संस्थानों द्वारा संचालित किया जाता है जो सरकार की ओर से काम करते हैं। भारत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई, भारतीय मानक ब्यूरो और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई विनियामक अभिकरणों के उदाहरण हैं। वितरण नीतियाँ जनसंख्या के विशिष्ट समूह को माल और सेवाएं प्रदान करती हैं। सभी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम वितरक होते हैं। किसानों को कृषि अनुदान, गरीबों के लिए अनुदान वाले भोजन और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी नीतियों के उदाहरण हैं। पुनर्वितरण नीतियाँ संसाधनों को एक समूह से दूसरे में पुनर्वितरित करने का लक्ष्य रखती हैं। ऐसी नीतियों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक पुरस्कारों के पुनर्वितरण के माध्यम से एक समान समाज स्थापित करना है। आयकर नीतियों को अक्सर पुनर्वितरण नीतियों के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। फ्रेड एम फ्रोहोक लोवी की त्रिआयामी सार्वजनिक नीतियों के साथ दो नीतियों को जोड़ते हैं। ये पूंजीकरण और नैतिक नीतियां हैं। व्यावसायिक वर्ग द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अनुदान और कर रियायतें पूंजीकरण नीतियों के अधीन आते हैं। इस तरह के वितरण सिद्धांत में यदि व्यावहारिक नहीं हैं तो इसका उद्देश्य समाज के संस्थानों की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करना है। यद्यपि पूंजीकरण नीतियाँ कल्याण कार्यक्रमों के प्राथमिक विनाशकारी वितरण जैसी नहीं, आमतौर पर वितरक नीतियों में शामिल हैं। नैतिक नीतियों का उद्देश्य कुछ नैतिक मुद्दों के लिए सही प्रथा स्थापित करना है। उदाहरण के लिए 1973 में अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय के फैसले
गर्भपात को पहले 3 महीनों में कानूनी तौर पर स्वीकार्य विकल्प बनाया। अदालत ने गर्भपात के नैतिक मुद्दों का समाधान नहीं किया। बहुत से लोग अभी भी गर्भपात को नैतिक रूप से गलत मानते हैं, भले ही इसे कानूनी तौर पर अनुमति हो। लेकिन अदालत के फैसले के बाद सार्वजनिक नीतियां यह तय करती हैं कि गहरी नैतिक प्रतिबद्धता से प्रभावित क्षेत्र में क्या किया और क्या नहीं किया जाना चाहिए। असल में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने एक नैतिक मामले के संबंध में कानूनी तौर पर स्वीकृत प्रथाओं को स्थापित किया था। विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक नीतियां सरकार द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को समझाती हैं। वे या तो विरोध के दावों को हल करने या सहयोग के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कार्रवाई के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका मूल रूप से लक्ष्य राजनीतिक जीवन को हवा प्रदान करना है। ये सार्वजनिक नीति के कुछ प्रकार थे, जिसमें सबसे पहला था कि वितरण, पुनर्वितरण और साथ ही नीतियाँ नियामक। इस वीडियो में, इस चर्चा में सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियो और चर्चा के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसके डिफरेंट टाइप्स के जो अप्रोचेस हैं, यानी कि जो दृष्टिकोण हैं, ठीक है, वो क्या हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत ये चर्चा जो है अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ये वीडियो जो है, ये चर्चा जो है, इसका लिंक शेयर करें, जिससे वो भी जान पाएँ, समझ पाएँ कि क्या प्रकार हैं, क्या महत्व है सार्वजनिक नीति का, अर्थात लोक नीति का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला को नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली चर्चा की, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, आपसे कोई भी चर्चा, कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आपके प्रश्न हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, आप उनको हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन के द्वारा दे सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं अपनी फीडबैक्स को। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें।